डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान विद्युत के चुंबकीय प्रभाव भाग 2 का वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया कि किस प्रकार धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर इसके आगे हमने यह देखा कि उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो दाहिने हाथ का नियम देखा हमने उसके लिए। फिर उसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा कि वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, उसके लिए भी डायग्राम देखा और उसको समझा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर भी परिनलिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है वो देखा। तो अब इस वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। यदि आपको पिछला टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप वीडियो में से देख सकते हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे। विद्युत मोटर पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे और विद्युत जनित्र पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम शुरू करते हैं भाग 3। सबसे पहला टॉपिक है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही पर बल। अभी तक हम यह देख रहे थे कि जब हम किसी तार पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब हमें क्या करना है कि जब हम किसी तार में या किसी लूप में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही है, परंतु यदि हम उस तार को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, किसी अन्य बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, तब उस पर किस प्रकार का बल उत्पन्न होगा यह देखना है। तो जब किसी विद्युत धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर भी एक बल लगता है, और यह बल जो है वो विद्युत धारा पर, चालक तार की लंबाई पर और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो इस बल की दिशा के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, तो इसमें क्या होगा, जो अंगूठा है वह बल की दिशा को बताएगा, तर्जनी उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और मध्यमा जो सबसे लंबी वाली उंगली है वो धारा की दिशा को बताएगी। जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं, यह अंगूठा बल की दिशा बता रहा है, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, और ये धारा की दिशा बताएगी मध्यमा। फिर यहाँ पर एक हम विशेष परिस्थिति लेते हैं कि बल अधिकतम कब होगा। बल अधिकतम तब होगा जब हम क्या करें, चालक तार जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तब सबसे अधिक बल लगेगा, और यदि समानांतर रखा जाए तो बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये स्थिति पर भी निर्भर करता है। तो तार या कुंडली में जब भी धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और ये चुंबकीय क्षेत्र स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है। अब हमने क्या किया कि जिस कुंडली या तार में विद्युत धारा प्रवाहित हम कर रहे हैं उसे हम एक चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र के साथ भी इसकी क्या होगी, परस्पर क्रिया होगी, और इस कुंडली या तार पर एक प्रकार का बल उत्पन्न होगा जो कुंडली को गतिमान करेगा। वास्तव में यहाँ पर हम विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी चीज़ें आप घर में प्रयोग करते हो, विद्युत उपकरण जो घूमती हैं, जैसे पंखा है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सी है, ठीक है, इस प्रकार और भी कई सारी मशीनें होती, जैसे आप जब आटा चक्की में गेहूं अगर पिसाने जाते हो तो वहाँ पर भी एक जो मशीन है वो घूमता है, एक चक्का लगा होता है, व्हील लगा होता है, घूमता है। तो जहाँ पे भी चीज़ें घूम रही हैं विद्युत धारा के प्रवाह में, वास्तव में वह मोटर है। तो विद्युत मोटर का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम एक चालक तार लेंगे, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उस चालक तार को एक चुंबक के क्षेत्र में रखेंगे। इस प्रकार रखेंगे कि उस पर अधिकतम बल लगे, तो फिर वह घूमने लगता है। तो ये देखिए, विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है।
इसकी कार्यप्रणाली जो है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह एक विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र में लगे चालक के बल लगने पर के सिद्धांत पर काम करती है। इससे कुंडली घूमने लगती है। अब यहाँ पर आप चित्र में देखिए, ये एक बाह्य चुंबक है N और S, इसका उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है। इसके बीच में ये जो है ये A B C D ये एक चालक तार है। इसको हमने क्या किया है, ये बाह्य परिपथ से जोड़ दिया है और इसमें एक धुरी लगा के रखे हैं जिस पर यह घूम सके, और इसमें इसको विभक्त वलय के द्वारा जोड़ा जाता है और यहाँ पर एक ब्रश भी लगा होता है। तो ये इसका एक अरेंजमेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इसके मुख्य भाग क्या क्या होते हैं। इसका मुख्य भाग है स्टेटर। यह मोटर का स्थिर भाग है जिसमें एक शक्तिशाली चुंबक या विद्युत चुंबक लगाया जाता है जो कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये पहला भाग हुआ। दूसरा भाग है रोटर या आर्मेचर। इसमें आप देखो ये जो चित्र बना हुआ है ना, तो ये जो ABCD है इसे ही हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। यह मोटर का घूमने वाला भाग होता है। इसमें नरम लोहे के कोर पर तांबे के तार को एक आयताकार कुंडली जिसमें आर्मेचर कहते हैं में लपेट दी जाती है। तो यहाँ पर ये तार लगा है, लेकिन ये तार ऐसे खाली नहीं रहता बल्कि उसे हम एक नरम लोहे में चारों ओर से लपेट देते हैं। फिर होता है कंप्यूटेड, जिसे हम बोलते हैं विभक्त वलय। तो ये जो विभक्त वलय है ये दिक् परिवर्तक होता है जो अर्धगोलाकार छल्ले से बना होता है। यह कुंडली के आधे चक्कर के बाद उसमें धारा प्रवाह की दिशा को बदल देता है। कभी कभार आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि विभक्त वलय का क्या कार्य है। तो विभक्त वलय का कार्य आप बताएंगे कि यह धारा की दिशा को परिवर्तित करता है जिससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती है। फिर अगला भाग होता है ब्रश। ये ग्रेफाइट या एक लचीली धातु से बना होता है जो कि विभक्त वलय को छूते रहती है और कुंडली को बैटरी से निरंतर विद्युत धारा पहुंचाती रहती है। इसकी कार्यविधि कैसे होती है ये समझ लेते हैं। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब क्या होगा, कुंडली की भुजा AB पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार एक बल नीचे की ओर और दूसरा बल CD पर ऊपर की ओर कार्य करता है। अब इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिए कि असल में क्या है, AB के समय पे धारा की दिशा अलग होती है और CD पर धारा की दिशा। ये AB और CD क्या है, ये अभी जो आपने पिछला चित्र देखा ये देखिए, ये है AB और ये वाला है C और D। तो A और B में जब विद्युत धारा जाती है तो वो ऐसे जाती है A से B की ओर, और जब C D में आती है तो ये C से D की ओर आती है। बिल्कुल ये एक दूसरे की विपरीत दिशा है, तो इसीलिए बल की दिशा भी जो है वो विपरीत हो जाती है। तो यहाँ पे बल की दिशा कैसे रहती है, एक बार बल की दिशा ऊपर की ओर आएगी, एक बार बल की दिशा नीचे की ओर आएगी। तो ये कुंडली को एक दिशा में घुमाएगी और ये कुंडली को दूसरी दिशा में घुमाएगी। इस प्रकार ये होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इन दोनों बलों के कारण एक बलयुग्म बनता है जो कुंडली को वामावर्त दिशा में घुमाता है। वामावर्त मतलब घड़ी की दिशा की ओर घुमाता है। आधे चक्कर के बाद कंप्यूटेड यानी कि विभक्त वलय की स्थिति बदल जाती है और यह कुंडली में धारा की दिशा को भी पलट देता है। तो इसके कारण अब भुजा AB ऊपर की ओर और भुजा CD नीचे की ओर आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि धारा की दिशा बदलने की वजह से कुंडली जो है वो लगातार एक ही दिशा में घूमते रहती है और हम इस प्रकार के विद्युत उपकरण बना पाते हैं जो लगातार एक ही दिशा में घूमते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जब किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है जिससे उसमें एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह तब होता है जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है या चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है। यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत जनरेटर जैसे उपकरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में वास्तव में क्या होता है कि जब भी हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव करते हैं, हम दो तरीके से विद्युत चुंबकीय प्रेरण करवा सकते हैं। या तो हम चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव कर लें या तो हम किसी चालक में गति करवा लें। तो दोनों ही स्थिति में
चुंबकीय प्रेरण होता है। इसे हम और आसान शब्दों में समझते हैं। असल में चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में या तो विद्युत धारा उत्पन्न हो या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण को हम थोड़ा और आसान शब्दों में समझते हैं। असल में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रयोग हम विद्युत धारा उत्पन्न करने में करते हैं, जिसे हम विद्युत जनित्र या विद्युत मोटर भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण करते हैं। जैसे कि एक बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई चालक, जैसे कि तार की कुंडली में अगर हम विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को और सरल शब्दों में समझते हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे थे कि जब हम कोई धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चालक पर एक बल कार्य करने लगता है और इस बल के कारण गति होने लगती है, जो कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बनता है। अब यदि हम कोई ऐसी स्थिति के बारे में सोचें कि कोई एक चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में हम घुमाएं, तो क्या उस चालक तार में धारा बहने लगेगी? तो इसका सबसे पहले प्रयोग जो है वो माइकल फैराडे ने किया था। अर्थात ये एक तरीके से जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है वो बिल्कुल विद्युत मोटर के सिद्धांत के विपरीत कार्य करता है। विद्युत मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके हम आर्मेचर को घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि आर्मेचर घूमे, अर्थात कोई चालक तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में से या तो चुंबक गति करे या फिर कोई चालक तार गति करे, तो क्या उससे विद्युत धारा उत्पन्न होगी, इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, चुंबकीय प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाती है, जिसे ही हम प्रेरित धारा कहते हैं। वास्तव में यह विद्युत जनित्र का सिद्धांत है, इसी पर आधारित है विद्युत जनित्र अर्थात जनरेटर, जिसमें हम एक उपकरण की सहायता से बिजली अर्थात विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। तो यह कब होता है, जब चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जैसे चुंबक को कुंडली के अंदर बाहर किया जाए या फिर कुंडली को घुमाया जाए। ये देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, कुंडली को फिक्स कर दिया है और ये जो चुंबक है इसको कुंडली के जब अंदर बाहर करते हैं तो यहाँ पर हमको रीडिंग मिलती, गैल्वेनोमीटर में यहाँ पर हमको सुई जो है, धारा मापी की सुई जो है वो बदलती हुई दिखाई देती है, विक्षेप इसमें दिखाई देता है। तो यही जो है वो चुंबकीय प्रेरण है। तो चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है, जब हम चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति करवाते हैं और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसकी खोज माइकल फैराडे ने की थी। इस घटना में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं और प्रेरित बल के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहते हैं। जब एक छड़ चुंबक को कुंडली के पास या दूर ले जाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और इसी का ही उपयोग हम जनरेटर में करते हैं। तो फैराडे का नियम है चुंबकीय प्रेरण का नियम, जो कि यह बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं में परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि चुंबकीय बल रेखाओं में जितना अधिक परिवर्तन होगा, प्रेरित धारा भी उतनी ही अधिक उत्पन्न होगी। दूसरा एक नियम आता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यह नियम प्रेरित धारा की दिशा बताता है और इसमें हम क्या करते हैं, दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं और फिर से मध्यमा अंगूठा और तर्जनी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, अंगूठा गति की दिशा बताता है और प्रेरित धारा की दिशा जो है वो मध्यमा के द्वारा दर्शाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंगूठा जो है वो गति की दिशा, ये मोशन अर्थात गति की दिशा, तर्जनी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा जो है वो प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये दाएं हाथ का नियम जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अंगूठा गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र और मध्यमा प्रेरित दिशा। इससे हम प्रेरित धारा की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। इस अध्याय का अंतिम टॉपिक विद्युत जनित्र। यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल इसमें से प्रश्न अवश्य पूछता है।
तो विद्युत जनित्र, इलेक्ट्रिक जनरेटर, आप लोगों ने कभी ना कभी ये सुना होगा कि हम टरबाइन के द्वारा विद्युत उत्पन्न करते हैं, थर्मल पावर प्लांट लगे होते हैं, या जल से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे तेज़ हवाएं चलती, पहाड़ी इलाके जो होते हैं वहाँ पर पवन चक्कियाँ भी लगी होती हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा कि इन सब से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करी जाती है और घर घर में बिजली की सप्लाई कैसे करी जाती है? तो वह विद्युत जनित्र के द्वारा ही होता है, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पर आप देखिए कि विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जिसमें यांत्रिक ऊर्जा, आजकल आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे साइकिल आते हैं जिनमें हम जब पैडल मारते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो चक्के के घूमने से उसमें लाइट जलती है, और आप जितना तेज़ी से चक्का घुमाते हो लाइट उतना तेज़ जलता है। तो वास्तव में वहाँ पर हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग करके थोड़ी मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जो कि बल्ब को जलाने का काम करती है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और जैसे ही हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें से विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलती है और उससे विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसका वर्णन करने से पहले हम थोड़ा ये चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये दो चुंबक आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग चित्र लिए हैं क्योंकि वास्तव में यह एक 3D वस्तु है, और हम यहाँ पर इसको 2D में, इसका चित्र देख रहे हैं मतलब 2D में देख रहे हैं। अगर हम इसका चलते हुए वीडियो देख पाते तो वो 3D में होता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग चित्र लिए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है चौकोन वाला, ये आर्मेचर है, और इसको ये देखो, ये चित्र में ये हाथ की सहायता से घुमा रहा है। तो जब ये इसको घुमाता है तो ये दोनों चुंबक के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है, और जिसके कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये 2 अलग अलग रिंग से ये जुड़े होते हैं, तो ये विद्युत धारा इसमें से सप्लाई होती है। और यहाँ आपको गैल्वेनोमीटर में आपको यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो बनावट क्या है? आर्मेचर आयताकार एक कुंडली जो नर्म लोहे के कोर पर लिपटी होती है। शक्तिशाली चुंबक लगाते हैं जो घोड़े के नाल के आकार का होता है, और उनके दोनों ध्रुवों के बीच में ही हम इस आर्मेचर को यानी कि कुंडली को रखते हैं। फिर एक शाफ्ट लगा होता है जिसमें कुंडली घूमती है, जो किसी बाहरी स्रोत जैसे कि टरबाइन है या इंजन है या पवन चक्की है, या अभी जैसे चित्र में आपने देखा कि हाथ से घुमा रहे हैं, तो इसको घुमाना ज़रूरी है, तभी जाके चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव आएगा और विद्युत धारा उत्पन्न होगी। फिर स्लिप रिंग और ब्रश जुड़े होते हैं जो विद्युत धारा को बाह्य परिपथ तक पहुंचाते हैं। अर्थात विद्युत धारा जो उत्पन्न हो रही है उसको हमको बाह्य परिपथ तक, यानी कि विद्युत धारा को सप्लाई भी तो करना होगा ना, तो वो किसके थ्रू होता है? स्लिप रिंग और ब्रश के थ्रू। तो ये कुंडली से जुड़ी होती है और ब्रश के संपर्क में रहती है, और ब्रश जो है वो स्थिर होते हैं और स्लिप रिंग पर दबाव बनाए रखते हैं, जिससे कनेक्शन बना हुआ रहता है और धारा जो है वो प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर ये एक चित्र है। ये वाले चित्र में भी देखिए, जैसे ये इसको किसी अन्य टरबाइन वगैरह से जोड़ दिया तो ये इस कुंडली को घुमाने का काम करता है इस दिशा में, और जब कुंडली घूमती है तो विद्युत धारा के फ्लक्स में, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ से विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और आप इससे बल्ब जोड़ देंगे तो वो जलेगा। ठीक है। और ये एक और आसान सा चित्र है जिसमें ये देखिए, चुंबकीय द्विध्रुव के दोनों के बीच में ये कुंडली को रखा गया है, और ये कुंडली को घुमाने के लिए हम यहाँ आगे कुछ सिरा लगा सकते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर से विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और आपके पुस्तक में इस प्रकार का चित्र दिया गया है, ये फ्रंट व्यू है इसका। ठीक है। ये किस तरह से कार्य करता है? तो जब जनित्र का शाफ्ट घूमता है तो आर्मेचर कुंडली ध्रुवों के बीच में घूमती है। तो प्रारंभ में मान लीजिए यदि कुंडली को घुमाया जाता है और AB भुजा जो है वो ऊपर की ओर और CD भुजा नीचे की ओर गति करती है, तो हम आसानी से फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से विद्युत धारा की दिशा को जान सकते हैं। फिर आधे घूर्णन के बाद जो भुजा CD है वो ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर गति करने लगती है। तो इस प्रकार अगर प्रेरित धारा की दिशा बदल रही हो तो आपको AC प्रत्यावर्ती धारा मिलती है, और यदि इसकी दिशा ना बदल रही हो, जैसे आप अपने पुस्तक में देखेंगे कि जब हमको प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करना होता है तो हम विभक्त वलय के स्थान पर सर्पी वलय लेते हैं, और अगर विभक्त वलय लिया जाए तो हमको दिष्ट धारा अर्थात एक ही दिशा वाली धारा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम दोनों तरह का इलेक्ट्रिसिटी जो है वो विद्युत जनित्र या फिर डायनमो से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इसमें कुछ शंका होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम ज़रूर आपका शंका निवारण के लिए अलग से वीडियो बना के आपको देंगे। धन्यवाद।